जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सारे आर्गन्स आते हैं। वो कौन कौन से आर्गन है उन लोग वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल में वीडियो अपलोड है, जाकर के आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर इसे शॉर्टकट में एमसी कहते हैं। फिर इसका हिंदी नाम है रजोधर्म, या फिर मासिक धर्म, या ऋतुस्राव, या फिर मादा प्रजनन चक्र। ठीक, तो ये क्या होता है, तो चलिए हम समझते हैं। ये देखिए, जो आपको ये पीछे डायग्राम दिख रहा होगा बोर्ड पर, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो इसे चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें दो हार्मोन निकलते हैं। जब ये चक्र चलता है तो दो हार्मोन निकलता है। हार्मोन कहाँ पर निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी से निकलता है। हाइपोथैलेमस जानते हैं, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड एक गोला सा, ये ऐसे करके ऐसे गोला सा होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, यहीं से ये जो है रिलीज होता है एफएसएच और ईएमएच। ठीक है, एफएसएच का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ईएलएच का पूरा नाम होता है ल्यूटेसिंग हार्मोन, ल्यूटेसिंग हार्मोन। ठीक, तो चलिए देखिए जो डायग्राम दिख रहा है, ये आपका डे काउंट किया है, दिन काउंट किया है कि पहले दिन में क्या होगा, दूसरे दिन में क्या होगा, तीसरे दिन में क्या होगा। ये पूरा मतलब होता है। ये जो चक्र होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये नॉर्मल 28 डे का होता है, मतलब 28 दिन का होता है। ठीक है, अब 28 दिन में कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज होता है, यही घटना ये आपको पूरा ग्राफ, ये जो बना हुआ है ग्राफ, ये सब पूरा आपको बताएगा कहाँ पे क्या होता है। देखिए, जो जब प्यूबर्टी में जाती है कोई लेडीज, जब प्यूबर्टी में जाती है 12 से 13 साल की उम्र में, उसका जब पहला मासिक धर्म निकलता है, पहला एमसी आता है, तो उसे मेंस कहते हैं, मेंस। ठीक, मेंस, MENSES, मेंस कहते हैं। ठीक है, मेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, पहला जब आता है तो देखिए, इसमें टोटल 4 फेज होते हैं। एक होता है मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। ठीक है, इसमें जो है 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग निकलता है। फिर दूसरा आता है फॉलिकल या पोरिफ्रैक्टिव फेज, फॉलिकल या पोरिफ्रैक्टिव फेज। ठीक, ये फॉलिकल या पोरिफ्रैक्टिव फेज में जो है, जो ओवम होता है, ओवम वो मैच्योर होता है, मैच्योर हो जाता है। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन फेज आता है। ओव्यूलेशन फेज में जो ओवम होता है मैच्योर होकर के, ओवरी जो होती है वो मैच्योर होकर के ओवम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, प्रोड्यूस मतलब निकलता है ओवम। फिर उसके बाद आता है ल्यूट्रल या सेक्रेटरी फेज। ल्यूट्रल या सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, ओवम को अगर स्पर्म मिल गया तो भाई फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, नहीं तो वो ओवम फिर जा करके नष्ट हो जाता है। नष्ट होकर के फिर जो है यूट्रस में आता है। फिर यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम होता है वो कट के निकलने लगता है और फिर से ये साइकिल रिपीट होती है। ठीक है, फिर वो पूरा इसीलिए कहते हैं जो गंदा कचरा मतलब होता है, गंदा कचरा कुछ नहीं होता है, बस वही ओवम को निकाल दिया जाता है अंदर से साफ करके। ठीक है, और ये गंदा कचरा नहीं होता है भाई, ये रेगुलर मतलब फीमेल में होने वाली प्रक्रिया है। अगर ये प्रक्रिया ना हो तो इससे ये प्रक्रिया होती है तो तभी जाकर के ये पता चलता है कि कोई फीमेल जो है स्वस्थ है। ठीक, अगर ये प्रक्रिया नहीं चलती है, ये प्रक्रिया 2 ही स्टेज में चलेगी, या फिर वो जब प्रेग्नेंट हो जाएगी, प्रेग्नेंट जब हो जाएगी तब ये बंद हो जाता है, नहीं चलता है। या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो भाई उसके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, उसे डॉक्टर के पास जाकर के मिलना चाहिए। देखिए, यूटेराइन इवेंट, ये सब जो है इवेंट बताते हैं कि यूटेराइन इवेंट, यूटेरा में क्या क्या होता है अगले डे। देखिए, पहला दिन जो है ब्लीडिंग होगा, 1 से लेकर के 5वें दिन तक, 1 से लेकर के 5वें दिन तक ब्लीडिंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 7वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक ब्लीडिंग बंद होता है। फिर उसके बाद उसमें जो ओवरी होता है, देखिए ये आपका
ओवेरिएशन इवेंट होता है, मतलब इसे कह सकते हैं ओवेरियन साइकिल, इसे ओवेरियन साइकिल कह सकते हैं। देखिए 1 से 5वें दिन तक इसमें क्या होता है, ये पहले दिन से लेकर के तीसरे दिन तक के बीच में ये स्टार्ट होता है, ओवरी बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 5वें से 7वें दिन तक ये डेवलपिंग फार्मिंग जाता है, जहां इसका डेवलप होता है, बड़े होते हैं। फिर ये 9वें से लेकर के 13वें दिन तक ये मेच्योरिटी में जाता है, जो ओवम होता है वो मेच्योर अवस्था में जाता है, वो परिपक्व हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 14वें दिन तक, ये देखिए 14वें दिन तक, 14वें दिन के बाद ये रिलीज कर देता है, ओवम को रिलीज कर देता है। फिर 14वें से लेकर के 21वें दिन तक, 21वें दिन तक ये ओवम मतलब वहां से धीरे धीरे करके फॉलिकल ट्यूब में आता है, ठीक है। जो फॉलिकल ट्यूब होता है, नली होता है, उसमें आता है। फिर अगर मतलब 14वें से 21वें दिन के बीच अगर स्पर्म के कांटेक्ट में आ गए तब तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं तो वरना उसके बाद आ जाता है रजिस्टरिंग कार्पस लूटियम, ठीक है। ये तो डेवलपिंग कार्पस लूटियम था, यहाँ पे अगर नहीं मिला, अगर मिल गया तो डेवलप हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो रिग्रेसिंग कार्पस लूटियम। रिग्रेसिंग मतलब होता है कि कार्पस लूटियम जो होता है वो टूटने लगता है, ठीक है, टूट करके वो फिर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ये देखिए तो ये ग्राफ हार्मोन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है, ठीक, नहीं सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलती, पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच, देखिए एफएसएच ये है और एलएच ये है। एलएच जब एकदम इसकी अधिकतम लिमिट हो जाएगी, मतलब वो 14वें दिन पर अधिकतम लिमिट होती है, अधिकतम लिमिट 14वें दिन तक होती है, जब 14वें दिन पर अधिकतम लिमिट हो जाएगी तब जाकर के वो ओवरी निकाल देता है, रिलीज कर देता है। और ये रेस क्या होता है 14वें दिन पर कम हो जाता है। फिर उसके बाद ये देखिए ग्राफ बन रहा है, ये सिर्फ इतना जानिए कि एफएसएच कम होता है और एलएच अगर जिस दिन खूब ज्यादा निकल जाए उस दिन ओवरी रिलीज हो जाती है, ठीक है, 14वें दिन पर। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये भी 14वें दिन पे खूब ज्यादा निकलता है, देखिए एलएच खूब ज्यादा निकलता है और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 14वें दिन पे खूब ज्यादा निकलता है, तब जाकर के वो रिलीज होगी, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच कम निकलता है, ठीक। और अब देखिए आगे ये पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, ये जो एफएसएच और एलएच होता है ये पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन मतलब वही हाइपोथैलेमस के पीछे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहीं से निकलता है, ठीक, ये समझ में आ गया। ये ओव्यूलेशन आपको समझ में आ गया, पहले दिन स्टार्ट होगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा बड़ा होगा, तीसरे दिन और बड़ा होगा, डेवलपिंग फॉलिकल में जाएगा, फिर मतलब ये जो है 10वें दिन तक बढ़ता रहता है, फिर 9वें से 13वें दिन के बीच में ये मेच्योरिटी पे आ जाएगा, एकदम परिपक्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 14वें दिन रिलीज कर देता है, ठीक, ये समझ गए। ये आपका जो है ये जो होता है ये सब ये ओवेरियन इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये ओवेरियन हार्मोन होते हैं, ये सब जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये ओवेरियन हार्मोन है। और यूट्राइन इवेंट, ये जितने भी इवेंट होते हैं यूट्राइन इवेंट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब देखिए यहाँ पे ये डेवलपिंग कार्पस लूटियम, मतलब वही जो ओवम निकलता है, अगर मिल गया तो ये डेवलप कर जाएगा, और अगर नहीं मिला स्पर्म से तो ये फिर कट के निकलने लगता है। फिर ये देखिए 29 से या फिर 1 मतलब 29 दिन तक फिर ये रहेगा, फिर 1 दिन से फिर ये अगले साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। फिर अगले चक्र में फिर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप होता रहता है। अब यहाँ देखिए प्रोजेस्टेरोन जितना ज्यादा रिलीज होगा, देखिए ये प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ही ज्यादा प्रेगनेंसी होने की चांस रहता है, ठीक, ये समझ में आ गया। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट है देख लेते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं। ये एफएसएच और एलएच ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जब ये साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है। जब ये साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है, ये सब साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है, तभी जाकर के ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक, इतना समझ गए? तो आप इसके स्टार्ट ले लीजिए, 1 मिनट। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो है। देखिए, फीमेल प्राइमेट्स, जितने भी फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? मंकी, एबीज, पक्षियाँ। मंकी में बंदर आते हैं और पक्षियाँ आती हैं, एबी में, और ह्यूमन बीइंग, हम लोग ज़्यादा करके आते हैं। इनमें जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, जितने प्राइमेट्स होते हैं, मंकी, एबीज, ह्यूमन बीइंग, इन सब में जितने रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सिर्फ ह्यूमन ऐसा है कि 2 ओवम रिलीज करता है, 2 ओवम रिलीज करता है, 2 ओवरी होती है फीमेल के पास, 2 ओवरी होती है। लेकिन पक्षी में क्या होता है? पक्षी में उसमें एक ही ओवरी होती है, एक ही ओवरी से ओवम रिलीज होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? हमने पहले बताया था आपको फिगर में, मेनार्च कहते हैं, जो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी। जब कोई लड़की प्यूबर्टी अवस्था में जाती है 12 से 13 साल की उम्र में, तो ये स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन के अंतराल पर होता है। 28 से 29 दिन तक फिगर में हम लोग देख लिए थे, 28 से 29 दिन तक अंतराल में होता है, लेकिन रिपीट होता है। ठीक है, 28 से 29 जैसे बीतेगा, खत्म होगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा, फिर खत्म होगा, फिर स्टार्ट होगा। मतलब ये प्रकार जैसे साइकिल का पहिए देखिए, ये मान लीजिए छुट्टी हो गया, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, खत्म होता है, फिर खत्म, स्टार्ट होता है, खत्म, ऐसे मतलब साइकिल चलता रहता है। ठीक, अब देखिए होता है मतलब, तो इसे एक मैस्चुरेशन से दूसरे मैस्चुरेशन के बीच की साइकिल इवेंट को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मतलब एक मैस्चुरेशन मतलब यहाँ से एक स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर यहीं से खत्म हुआ, फिर इसे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक ओवम रिलीज किया जाता है। जब प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, एक ओवम रिलीज होता है, जिसे ओवुलेशन कहते हैं, ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन कहते हैं। ये देखिए एंड ओवुलेशन साइकिल, तो ये ओवुलेशन साइकिल भी हम बीच में बता दिए थे आपको, फिगर में था। तो ओवुलेशन साइकिल में क्या था? पहला दिन रिलीज होता था, फिर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा बड़ा होता था, फिर 13वें दिन में जाकर के मैच्योर होता था। 17वें से लेकर के 13वें दिन में मैच्योर होता था, फिर 14वें दिन में जाकर के ओवम रिलीज करता था। ठीक, तो ये बता दिए थे ओवुलेशन। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ पॉइंट है। स्टार्ट 12 से 13 ईयर, हमने पहले बता दिया, और एंड कितने साल के बाद एंड हो जाता है? अधिकतम 40 से 45 साल। 40 से 45 साल बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। ठीक है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। फीमेल में 40 से 45 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। देखिए करके निशान लगाए, बंद होता है। इसे मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहते हैं। मेनोपॉज मतलब पुष मतलब होता है रुकना, मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज रुक जाती है या फिर रजो में रुक जाती है। ठीक है, तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है 14 दिन बाद। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है 14 दिन के बाद ओवम रिलीज करता है। ठीक है, ओवम रिलीज करता है, और ओवम 1 मंथ में केवल एक बार, ये 1 महीने में सिर्फ एक ही बार रिलीज करता है। मतलब एक साइकिल में एक ही ओवम रिलीज करता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? और 14वें से 21वें दिन तक, 14वें से 21वें दिन तक अगर मेल का स्पर्म आकर के ओवम से मिलता है फैलोपियन ट्यूब में, तो जाकर के वो फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, अगर 14वें से 21वें दिन तक अगर मेल का स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, ओवम उसे फर्टिलाइज कर देता है। देखिए फर्टिलाइजेशन होकर के यूट्रस में चला जाता है, अन्यथा फर्टिलाइज होकर यूट्रस में। देखिए ये जो है ये फीमेल का जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये ओवम हो गया। ठीक है, ये अटैच होकर रहता है। ठीक, अब ये जब रिलीज करेगा ओवम, तो ऐसे 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 यहाँ एम्पुला तक आता है।
फिर अगर यहाँ से स्पर्म में से गए वहां से, स्पर्म तो बहुत होते हैं, स्पर्म तो बहुत होते हैं, ऐसे ऐसे रेंगते रेंगते पहुंच गए, ठीक है, मोटाइल होता है। और यहाँ पे ये जाने के बाद कुछ स्पर्म इधर भाग जाएंगे, कुछ इधर भाग जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा, जाके तिवली को ठेलेंगे कि भैया तुम ही हो, किसी को ठेलते हैं, लेकिन नहीं, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते फिर यहाँ पे एक स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है, एक स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर देता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ यूट्रस में आ जाता है, ये जो है यूट्रस में आ जाता है, ठीक, समझ गए। अब चलिए देख लेते हैं प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां सूटेबल होती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए, कंडीशन सूटेबल फॉर प्रेगनेंसी मतलब गर्भ धारण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां, मतलब प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जरूरी होती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, क्वाइटस को बोलते हैं कॉपुलेशन, कॉपुलेशन को या फिर कहते हैं सेक्स, या फिर इसे हिंदी में संभोग कहते हैं, ठीक है। संभोग के द्वारा हमेशा प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है, हमेशा प्रेगनेंसी नहीं होती है भाई, ये नोट कर लेना कि संभोग मतलब क्वाइटस कर लिए हैं तो प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियां का होना आवश्यक है। कौन कौन सी परिस्थितियां? ठीक है, प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना चाहिए, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आना चाहिए। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन बाद, 14वें दिन के आसपास जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा तो 14वें दिन के आसपास अप्रॉक्स नॉर्मल माना जाता है 11 से 21 दिन, 11 से 21 दिन मतलब डेली एक दो बार प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। कॉपुलेशन के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए कॉपुलेशन करना चाहिए, क्वाइटस करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अंदर क्वाइटस अनिवार्य है, ठीक है, 22 मतलब 11वें से 22वें दिन के अंदर क्वाइटस अनिवार्य है, ठीक है, मतलब 10-11 दिन तक आपको लगातार करना है महीने में। देखिए फॉलिकल ट्यूब एंड यूट्रस में सूजन नहीं होनी चाहिए। जो फॉलिकल ट्यूब होता है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे सकरा रहेगा, फिर यहाँ फूल जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वही एकदम यहाँ पर भी होता है, ये थोड़ा सकरा रहेगा, फिर यहाँ फूल जाएगा, फिर यहाँ आते ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, और ये ओवम, ठीक, ओवम कनेक्ट रहता है एक लिगामेंट से, और ये ओवम हो गया, ठीक। ये जो नली होता है, ठीक है, इतना से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो नली है इसी को फॉलिकल ट्यूब बोलते हैं, ठीक, फॉलिकल ट्यूब बोलते हैं या फिर ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक, जहाँ से ओवरी रिलीज होता है तो इसी के माध्यम से जाता है, ठीक। और ये इस वाले भाग को बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला, ठीक है। एम्पुला देखिए, ओवरी अगर यहाँ एम्पुला तक पहुंच गई है और इधर से स्पर्म, ये स्पर्म महाशय हैं, ये स्पर्म महाशय हैं, और ये ओवरी यहाँ तक आ गई है, ठीक है, यहाँ से चल चल के वो ओवरी नॉन मोटाइल होती है, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकती है, तो इसमें माइक्रोविलाई होते हैं, इस कैनाल में माइक्रोविलाई होते हैं छोटे छोटे, वो उसे ऐसे ऐसे ठेल करके पहुंचाते हैं यहाँ पे, और ये मोटाइल होता है, इस पर मोटाइल होता है, मतलब ऐसे ऐसे रेंगते हुए बहुत तेज स्पीड में भागता है, ठीक, यहाँ तक पहुंचता है, और यहाँ जाकर के यहाँ तक ऐसे पहुंच करके यहाँ पे घुस जाता है, निषेचन कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, ठीक, वही कर रहा है। देखिए, फॉलिकल ट्यूब एंड यूट्रस में सूजन नहीं होना चाहिए। ये जो फॉलिकल ट्यूब होता है और ये यूट्रस, ये आपका यूट्रस है, इसमें सूजन नहीं होना चाहिए, फूला उला नहीं होना चाहिए, ठीक। और सीमेन में स्पर्म की काउंट नॉर्मल होनी चाहिए, सीमेन में स्पर्म काउंट नॉर्मल होनी चाहिए। देखिए, जो सीमेन होता है वो मेल का जो सीमेन होता है, सीमेन मनुष्य का सीमेन, वो एक बार में कितना इजैकुलेशन होता है, कितना निकलता है जानते हैं?
वो 5 से 7 ml, ठीक है, 5 से 7 ml। और इसमें स्पर्म की संख्या कितनी होती है? स्पर्म की संख्या 200 से 400 मिलियन, अर्थात कह सकते हैं 20 से 40 करोड़ स्पर्म पाए जाते हैं, ठीक। अगर ये स्पर्म इतना अगर नॉर्मल रहेगा तभी जाकर के संभावना, क्यों जानते हैं कि कुछ जब इधर अंदर एंट्री करेंगे स्पर्म तो कुछ इधर रास्ते में भाग जाएंगे, और कुछ इधर अगर जनवरी में अंदर रिलीज करिए तो फरवरी में करेगी, फरवरी में आपने ये किया तो यहाँ से रिलीज हो रहा है, और इधर आएंगे तो ये तो ऐसे मर गए। और कुछ लोग दिवाली को ठेलते हैं कि भाई तुम ही हो, ठेलते हैं, लेकिन वो पाते ही नहीं, वो भी मर जाते हैं। तो जो इधर जाता है, जो सबसे तेज मूवमेंट करके जाता है, वही फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। देखिए यहीं से पता चलता है जीवन एक संघर्ष है। बच्चे जन्म लेने के लिए, मतलब चाहे हम हो चाहे आप हो, हम लोग भी जन्म लेने के लिए इतना संघर्ष किए, इतना 40 करोड़ स्पर्म के बीच तब जाकर के इसमें फर्टिलाइज हुआ, तब जाकर के हम लोगों का शरीर बना या आपका शरीर बना, ठीक। तो यह संघर्ष यहीं से पता चलता है कि जब बच्चा बनता है तभी से संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, इसलिए संघर्ष करिए, ठीक। अब देखिए हो गया ना काउंट, ये नॉर्मल होनी चाहिए। अब देखिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक धर्म की स्वच्छता। देखिए जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसमें साफ सफाई के खास ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई के खास अगर नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान सफाई का खास ध्यान रखें और नियमित स्नान करें। मतलब जब तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है, मेंस्ट्रुएशन आया है, तो आप नियमित स्नान कीजिए, ठीक है, डेली स्नान कीजिए और बढ़िया से अच्छे से। और देखिए सैनिटरी नैपकिन ये सब मार्केट में अवेलेबल है, ये मार्केट में आपको अवेलेबल है सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन या फिर पैड या फिर घर में बने साफ कपड़े या पैड का प्रयोग कीजिए, ठीक है। एक मिनट देखिए, जो सैनिटरी नैपकिन ये मार्केट में अवेलेबल है, या फिर पैड भी आते हैं, या फिर घर में बने कपड़े का भी हम प्रयोग कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ठीक है। देखिए साफ सफाई का बहुत खास ध्यान रखा जाता है, अगर नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन हो। देखिए ये सब चीजें अगर किसी को बताते हैं या फिर ये सब चीजें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कोई सुनना चाहता नहीं है, ठीक है, एक कड़वी सच्चाई है, ठीक। ये सब चीजें सभी को सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कोई सुनना चाहता नहीं है, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा हम सोचते, मतलब आप लोग चाहिए कि ये सब चीजें सभी को अवेयरनेस कीजिए, ये सब चीजें जानना, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का ये हमेशा के लिए लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो और देखिए प्रयोग नेपकिन जो आप प्रयोग करेंगे, नेपकिन को हर 4 से 5 घंटे बाद बदलना चाहिए, या फिर अपने आप आवश्यकता अनुसार उसे बदलते रहिए, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। और प्रयोग हो चुके नेपकिन, जैसे आपने नेपकिन अगर प्रयोग किया या फिर पैड प्रयोग किया या फिर आपने घर का बनाया वो कपड़ा प्रयोग किया, ठीक है, तो वो कपड़े को आप बढ़िया से अच्छे से 2-3 बार धोइए और खूब कड़क धूप में सुखाइए, ठीक। क्योंकि आप धूप में अगर सुखाएंगे ना तो उसमें जो बैक्टीरिया गंदे होते हैं वो जो है नष्ट हो जाते हैं, ठीक। और हमेशा जब आप इस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर आप स्नान करते हैं तो जब आप प्राइवेट अपने पार्ट को आप साफ करते हैं तो उसमें आप ऐसा करिए कि आप अपने प्राइवेट को पार्ट को आगे से पीछे की तरफ साफ कीजिए, ठीक है, आगे से पीछे की तरफ, न कि पीछे से आगे की तरफ, क्योंकि जानते हैं पीछे की तरफ आपका एनस होता है, एनस से कुछ हानिकारक बैक्टीरिया या कीटाणु होते हैं, वो आकर के आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक चीज ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी आप साफ सफाई कीजिए तो आप अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर ही तरफ साफ सफाई कीजिए, ऊपर की तरफ साफ सफाई कीजिए, ना कि आप उसके अंदर जो है साफ सफाई कीजिए, क्योंकि अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन या फिर एंजाइम निकलते रहते हैं, वो ऑटोमेटिक साफ कर देते हैं हर चीजें। अगर आप अंदर तरफ साफ सफाई करने लगेंगे तो तब इन्फेक्शन होने की चांस ज्यादा रहता है, तो ये सब बिल्कुल न कीजिए। आप सिर्फ जो है नहाते समय पीछे से आगे से पीछे की तरफ साफ सफाई कीजिए और आप उसको साफ कीजिए, और जो है सिर्फ बाहर की तरफ साफ कीजिए, ठीक, समझ गए। अब देखिए
प्रयोग हो चुके नेपकिन को, ये जो आपने नेपकिन या पैड या फिर चाहे जो भी यूज किया है, वो जब आप प्रयोग कर लिए हैं तो उसे पेपर में लपेट कर, एक पेपर में लपेट लीजिए और जाकर के कहीं डस्टबिन हो उसमें बढ़िया से डाल लीजिए। ठीक, ऐसे इधर उधर मत फेंकिए, इधर उधर फेंकेंगे तो उसमें भी जो गंदे बैक्टीरिया जीवाणु होंगे वो दूसरों को इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक, डिस्पोज करें, डिस्पोज करने का मतलब उसे जला दें या फिर कहीं दफन गाड़ दें। ठीक है, तो डिस्पोज ही करना ज़्यादा बढ़िया होता है, ये आप जला दीजिए या फिर कहीं दफन के गाड़ दें। ठीक, देखिए नमकीन के प्रयोग के बाद अब जब आप नमकीन प्रयोग कर लिए हैं, उसे आप जाकर के डाल दिए हैं, तो आप अपने हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से रगड़ कर धोइए। ठीक है, अच्छे से रगड़ कर धोइए। ठीक, ये समझ में आ गया। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल अब खत्म होता है। अब आपका अगला टॉपिक चलेगा फर्टिलाइजेशन, नहीं वो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस चलेगा। ठीक, तो वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ये आप इसके साथ ले लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन मन में या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।